सेक्ट का नोट्स निकालो। हमने लास्ट क्लास में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफ़र बाय नॉन ओनर तक पढ़ लिया था। दैट इज़ पेज नंबर 58 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पेज नंबर 58 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 59 से। बस 2 टॉपिक आज हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ना है, ओनली 2 टॉपिक। चलिए, निकाल लिया सारे बच्चों ने पेज नंबर 59? पीछे आवाज़ नहीं, पेज नंबर 59 निकालो। देखो, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, 2 ही टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिलीवरी का और एक पढ़ेंगे अनपेड सेलर। डिलीवरी और अनपेड सेलर। सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिलीवरी। डिलीवरी से पहले मैं एक सवाल पूछूं। लास्ट क्लास में आपको याद है हमने पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था। जल्दी बताओ, स्पेसिफिक गुड्स का पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा? गुड्स स्पेसिफिक है बेटा, डिलीवरेबल स्टेज। आर्टिकल जब डिलीवरेबल स्टेज पे आ जाएगी। दूसरा, अनसर्टेन गुड्स का पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा? असर्टेन होगा, स्पेसिफिक होगा, डिलीवरेबल स्टेज पे आएगा तो ही पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, याद से बताओ, जब हमने पढ़ा था, निकेत वहाँ बैठ जाओ, नोट्स दे रखा है। ध्यान से, आपको याद है मैंने क्या बताया था? जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा तो रिस्क भी ट्रांसफ़र होगा। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो रिस्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो ओनरशिप जाएगा तो रिस्क जाएगा। लेकिन याद है उसका एक एक्सेप्शन बताया था, जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन रिस्क नहीं जाएगा। कुरियर के थ्रू जब हम डिलीवरी करेंगे तो रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होता। किसके पास रिस्क चला जाता है? कुरियर कंपनी के पास रिस्क चला जाएगा। क्लियर है? बायर के पास नहीं जाएगा। क्लियर है? चलो, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके अपनी लाइफ में भी काम आएगा, डिलीवरी। आज मुझे बताओ, हम इंडिया में 90% आर्टिकल ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और फिर आर्टिकल हमारे घर पे डिलीवरी आती है। एक बात मुझे बताओ, अपन ऑनलाइन आर्टिकल बुक करने के लिए किसी न किसी ऐप का सहारा लेते हैं, या फिर हम ऑनलाइन आर्टिकल बुक करने के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हैं और आर्टिकल बुक करवा देते हैं और उनको क्या बोलते हैं, आप घर भिजवा दो। ऐसा भी होता है। क्लियर है? सुनो, इंडिया में डिलीवरी 3 टाइप की होती है। इंडिया में डिलीवरी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की डिलीवरी होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक होता है बेटा नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, जिसको लॉ मेकर ने नाम दिया है एक्चुअल डिलीवरी का। एक होता है क्या? नॉर्मल डिलीवरी, जिसको लॉ मेकर ने नाम क्या दिया है? एक्चुअल डिलीवरी का। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है एक ऐसी डिलीवरी जो आपने हैंड टू हैंड की है, हैंड टू हैंड की है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुशल ने घर से बैठे बैठे किसी रेस्टोरेंट का, इसके पास नंबर था, इसको पता था कि मुझे रेस्टोरेंट जाने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। इसने घर से निकलने से पहले ऑर्डर दे दिया, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट को 10 मिनट लगता है किसी भी ऑर्डर को प्रिपेयर करने में। इसने घर से निकलने से पहले ऑर्डर दे दिया। क्या बोला? आप मेरे लिए ये सारा पार्सल ऑर्डर करके रखो, मैं आ रहा हूँ। करेक्ट है? अब एक बात मुझे बताओ, जब ये गया तो क्या दे देगा? डिलीवरी देगा। किसको दिया डिलीवरी? जिसने बुक किया उसी को डिलीवरी दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ एक्चुअल डिलीवरी, हैंड टू हैंड डिलीवरी। क्लियर है? 2 डिलीवरी और होता है बेटा, एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी और एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने फ्लिपकार्ट पे आर्टिकल बुक किया, फ्लिपकार्ट पे आर्टिकल बुक किया, फ्लिपकार्ट वाला जो बंदा है वो आपके घर पे आया, लेकिन आपका घर लॉक था, आपका डोर बेटा लॉक था, तो जनरली वो आपको कॉल करता है और कॉल करके पूछता है, क्या मैं आपके डिलीवरी वॉचमैन को दे दूं? आपने बोला हाँ दे दीजिए, आपने बोला हाँ दे दीजिए, मैं वॉचमैन से कलेक्ट कर लूँगा। क्लियर है? अगर आपका ये पेड डिलीवरी होता है तो वो वॉचमैन को दे देगा और आप किससे कलेक्ट कर लोगे? वॉचमैन से। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोलते हैं इसको हम? सिंबॉलिक डिलीवरी। समझ में आ गया? सिंबॉलिक का मतलब हमने आपको हैंड टू हैंड डिलीवरी नहीं दिया, हमने आपको हैंड टू हैंड डिलीवरी नहीं दिया, हमने सिंबल के थ्रू आपको डिलीवरी दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी।
एक मिनट बेटा, छोड़ो। चलो हम बेटा कहाँ पे थे? एक्चुअल डिलीवरी अपन ने कर लिया था, सिंबॉलिक डिलीवरी मैंने क्या बोला था? जब हम आर्टिकल एक्चुअल डिलीवरी ना करके सिंबल के थ्रू डिलीवर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। अच्छा सुनो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? जब हम आर्टिकल ना तो एक्चुअल कर रहे हैं ना तो सिंबल कर रहे हैं, हम किसी के थ्रू आर्टिकल की डिलीवरी करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुशल के साथ एक बाइक डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मैं घर पे नहीं था तो कुशल ने मुझे कॉल किया, अमित सर आज तो आपको बाइक डिलीवरी करनी थी। मैंने बोला एक काम कर, बाइक गैरेज में पड़ी हुई है, चाबी भी मैंने बाइक में लगा के आया हूँ। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी, क्योंकि मैंने इशारा दिया कहाँ पे बाइक पड़ी हुई है और चाबी कहाँ पड़ी हुई है। करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने इसको ये बोला कि सुनना, बाइक निकेत के घर पे है और चाबी और पेपर दोनों मैंने निकेत को दिया और तू निकेत के पास जा, निकेत तुझे आर्टिकल दे देगा। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। याद रहेगा। अब दोनों की जरा मीनिंग पढ़ो बेटा। देखो सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या लिखा है मैंने। डिलीवरी इज सेड टू बी सिंबॉलिक वेयर सम सिंबल ऑफ द रियल पोजीशन और कंट्रोल ओवर द गुड्स इज हैंडेड ओवर टू द बायर। मैंने एक्चुअल नहीं दिया लेकिन आपको इशारों के थ्रू क्या किया बेटा? डिलीवरी करवाया। जबकि कंस्ट्रक्टिव में देखो क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव वेयर अ पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एक्नॉलेजिंग होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। मतलब क्या? हम जैसे कुशल ने कोई आर्टिकल बुक किया, अब कुशल किसी काम से बाहर चला गया तो कुशल का भाई आया आर्टिकल लेने के लिए। ठीक है, तो जब भाई को आर्टिकल डिलीवरी दिया ना, तो जो सेलर था उसने कुशल को फोन किया और क्या बोला, आपके बिहाफ पे आपका ब्रदर आर्टिकल लेने को आया है, क्या मैं उसको डिलीवरी दे दूं? इसने बोला हाँ दे दो। इसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। याद रहेगा? पक्का? क्लियर है? तो तीनों डिलीवरी का मतलब समझ में आ गया। कौन कौन सी डिलीवरी हमने कर ली बेटा? सिंबॉलिक कर ली, कंस्ट्रक्टिव कर ली और एक्चुअल डिलीवरी कर ली। अब सुनो, हर एक डिलीवरी का अपना रूल्स होता है। हर एक डिलीवरी का अपना रूल्स होता है कि आर्टिकल की डिलीवरी कैसे की जाए, उसका क्या होगा बेटा? रूल। अब ये रूल डिलीवरी टू डिलीवरी चेंज होगा, लेकिन फिर भी लॉ मेकर ने कुछ यूनिवर्सल रूल बता रखे हैं कि डिलीवरी करने टाइम में बायर और सेलर के बीच में इस टाइप का रूल होना चाहिए। बाकी मैंने पहले ही बोल दिया कि डिलीवरी करने का जो मैं रूल अभी बताने जा रहा हूं, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये जस्ट लॉ मेकर ने ऐसे रूल्स का एग्जांपल दिया है। बाकी डिलीवरी का रूल बायर और सेलर के बीच में फिक्स होता है आपसी समझौते पे। ठीक है, देखो क्या क्या रूल्स लिखा है। पहला, द सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स व्हेन द बायर अप्लाई फॉर डिलीवरी। एक बात मुझे बताओ, सेलर तभी गुड्स की डिलीवरी करेगा जब बायर बोलेगा। अगर बायर खुद आ चुका है तो क्या वो डिलीवरी बोलेगा? नहीं, बायर खुद लेके जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ एक्चुअल डिलीवरी। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, where the goods at the time of sale are in possession of a third person, there will be a delivery only when that person acknowledges to the buyer। ध्यान से, जब गुड्स किसी थर्ड पर्सन के थ्रू डिलीवरी हो रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थर्ड पर्सन की कि डिलीवरी करने टाइम में वो बायर को एक्नॉलेज पक्का करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कुशल ने आर्टिकल बुक की लेकिन कुशल किसी कारण से बाहर चला गया तो इसने भाई को भेज दिया आर्टिकल लाने के लिए। तो जब सेलर ने भाई को आर्टिकल दी तो इन्फॉर्म किसको किया? कुशल को। ऐसे ही जब आपके घर पे डिलीवरी वाला आता है, फ्लिपकार्ट वाला, तो वो आपको कॉल करता नहीं करता, सर मैं आपकी आर्टिकल किसको दे रहा हूँ? वॉचमैन को दे रहा हूँ, आप वॉचमैन से कलेक्ट कर लीजिए क्योंकि मैं आपके घर पे गया था, आपके घर पे ताला लगा हुआ है। क्लियर है? तो ये रूल्स क्या है? डिलीवरी के रूल्स है। थर्ड देखो, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेंड और कैरी द गुड्स टू द बायर। बेटा ध्यान से, हमेशा कभी भी सेलर की ड्यूटी नहीं होती डिलीवरी करना जब तक कि बायर नहीं बोलेगा। समझ में आया नहीं आया? जब तक कि बायर नहीं बोलेगा तब तक सेलर की ड्यूटी नहीं है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, सेलर अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दुकान पे लिख देता है फ्री डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। अब मुझे बता, निकेत गया आर्टिकल लाने के लिए रेस्टोरेंट में, जब आर्टिकल उसने ले ली तो इसको रेस्टोरेंट का ऑनर बोलेगा नहीं सर आप घर पे जाओ, मैं घर पे आर्टिकल भिजवा देता हूँ? नहीं ना, इसको हैंड डिलीवरी दे देगा क्योंकि वो खुद आ चुका है। लेकिन ये अगर बोलेगा नहीं सर आप मेरे घर पे आर्टिकल भिजवा दो, तो वो डिलीवरी करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द
if by the contract the seller is bound to send the goods to the buyer but no time is fixed, the seller is bound to send them within a reasonable time. सुनो बेटा, पिज़्ज़ा वाले क्या बोलते हैं 30 मिनट्स में डिलीवरी आपके घर पे आएगी, टाइम फिक्स है ना, तो 30 मिनट में डिलीवरी आ जानी चाहिए, नहीं आएगी तो क्या बोलते हैं वो लोग, हम डिलीवरी फ्री दे देंगे। तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मान लो कोई डिलीवरी का टाइम पीरियड नहीं फिक्स कर रखा है तो हम कभी भी डिलीवरी दे देंगे। अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर रखा तो हम कभी भी डिलीवरी देंगे, लेकिन ध्यान से डिलीवरी का टाइम रीजनेबल होना चाहिए। जब भी आप फ्लिपकार्ट पे आर्टिकल बुक करते हो तो वो आपसे डिलीवरी का टाइम पूछता है, किस टाइम में आप डिलीवरी चाहते हैं, मॉर्निंग आवर में, आफ्टरनून आवर में या इवनिंग आवर में। क्लियर है? क्या 12 बजे आपको फ्लिपकार्ट वाला आर्टिकल लेके आएगा? कभी नहीं। तो डिलीवरी हमेशा कब होती है बेटा? टाइम के अंदर में होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ दो। द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज यूजुअली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सुनो बेटा, कहाँ पे डिलीवरी करना है ये कहाँ लिखा होगा? जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वहां पे बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप फ्लिपकार्ट से आर्टिकल बुक करते हो तो क्या डिलीवरी एड्रेस चेंज हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे आपके पेरेंट्स रहते हैं विलेज में और आप मुंबई से आर्टिकल पेरेंट्स के लिए डिलीवर कर रहे हो, तो क्या विलेज वाला एड्रेस डाल सकते हो और मुंबई से बुक कर सकते हो? यस। तो आपका डिलीवरी एड्रेस पता है ना। अगर डिलीवरी एड्रेस नहीं पता है तो कहाँ पे आपकी आर्टिकल दी जाएगी? बोला आपके बिजनेस प्लेस पे। कहाँ पे? बिजनेस प्लेस पे। अगर वो भी नहीं है तो आपके रेजिडेंशियल प्लेस पे। ऐसा तब होगा जब आपने डिलीवरी का कोई फिक्स प्लेस नहीं बताया है। लेकिन आपने अगर डिलीवरी का ऑलरेडी फिक्स प्लेस बता रखा है तो जो प्लेस आपने फिक्स बताया है वहीं पे आर्टिकल की क्या होगी? डिलीवरी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ दो, पॉइंट नंबर 6। In the absence of agreement to the contrary, the expense of making delivery of the goods must be borne by the seller. ध्यान से बेटा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग बातें ना लिखी हो, डिलीवरी का सारा खर्चा सेलर बियर करेगा, ये रूल है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है बेटा डिलीवरी का एक्सपेंस बायर को देना पड़ेगा, तो बायर, तो वहां पे लड़ने मत लग जाना कि सर अमित सर ने तो पढ़ाया था सेलर बियर करता है। बिल्कुल नहीं। लॉ मेकर क्या बोल रहा है? जब तक कोई एग्रीमेंट एक्सप्रेस ना बना हो तब तक कौन बियर करेगा? सेलर। लेकिन बायर और सेलर के बीच में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि डिलीवरी का खर्चा कौन पे करने वाला है? बायर। तो बायर को ही पे करना पड़ेगा। फिर बायर ये नहीं बोल सकता भैया लॉ में तो लिखा हुआ है सेलर, लॉ ने फिक्स नहीं लिखा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, इफ द सेलर सेंड द गुड्स टू द बायर a larger or a smaller quantity of the goods than ordered quantity, then the buyer may reject the whole, accept the whole and accept the quantity he ordered and reject the rest. सुनो बेटा, यहाँ पे 3 बातें समझाता हूँ। मैंने आर्टिकल ऑर्डर किया 6 क्वांटिटी, आई 5, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 एक्सेप्ट करूँ या तो जितना आया सबको रिजेक्ट कर दूँ, बोलूँगा कि 6 लेके आओ। अगर मैंने 5 एक्सेप्ट कर लिया ना बेटा तो मैं अपना राइट खो दूंगा, क्या फाइल करने का? केस फाइल करने का। लेकिन अगर मैंने 5 रिजेक्ट कर दिया ना तो मैं राइट है मेरे पास, मैं उसके ऊपर 6 आर्टिकल के लिए केस फाइल कर सकता हूँ। पैसिफिक वाला ये सर अकाउंट्स वाले उसका सर रिजेक्ट कर दूंगा क्या बेटा? होल गुड्स। क्या कर दूंगा मैं? रिजेक्ट कर दूंगा होल गुड्स। ध्यान से, अगर तुम्हारा पार्ट एक्सेप्टेंस हो रहा है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो क्या बेटा? होल गुड्स। लेकिन अगर तूने पार्ट एक्सेप्ट कर लिया तो तू अपना राइट खो देगा केस फाइल करने का। समझ में आ गया? दूसरा, अगर तुम्हारे पास पार्ट गुड्स आ रहा है, पार्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या खो दोगे? राइट केस फाइल करने का। पार्ट पूरा रिजेक्ट कर दो तब तुम केस फाइल कर सकते हो अपने 6 के 6 ओरिजिनल आर्टिकल के लिए। क्लियर है? तो देखो वहां पे 3 बातें लिखा हुआ है, या तो आप रिजेक्ट कर दो होल, या तो एक्सेप्ट कर लो होल, या फिर एक्सेप्ट द क्वांटिटी ही ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास ज़्यादा आ गई, मैंने उसको बोला था 30 समोसे पार्सल करना, उसने 35 भेज दिए। मैं या तो पूरा 35 रख लूँ, 5 का एक्स्ट्रा पैसा दे दूँ, या फिर 30 रखूँ और 5 रिजेक्ट कर दूँ। याद रहेगा, जितने भी पॉइंट्स बेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये एक जनरल रूल है। बाकी पार्टी टू पार्टी डिलीवरी का रूल चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सेलर डिलीवर विद द गुड्स if the seller deliver with the goods ordered goods of a wrong description। ध्यान से बेटा, अगर सेलर ने तूने जैसा ऑर्डर दिया था, कुछ याद आ रहा लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास का कुछ याद आ रहा?
सैंपल, जैसा मैंने सैंपल दिखाया वैसे ही मेरी आर्टिकल आनी चाहिए। सैंपल के अकॉर्डिंग से आर्टिकल नहीं आया तो तुम्हारे पास पूरा राइट है आर्टिकल को रिजेक्ट कर देने का। क्लियर है? नेक्स्ट, if the goods are to be delivered at a place other than where they are, the risk to deterioration in the transit will unless otherwise agreed be borne by the buyer। सुन बेटा, मान लो तुमने डिलीवरी का एड्रेस डाला था पहले अंधेरी का, करेक्ट। अब तुमने डिलीवरी एड्रेस अपना चेंज किया, बोरीवली शिफ्ट किया। ध्यान से, जब तक बायर और सेलर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल ना बना हो, बोरीवली से अंधेरी के बीच में अगर आर्टिकल डैमेज हो गया ना बेटा, इसका लॉस बायर भरेगा। लेकिन जब तूने डिलीवरी एड्रेस चेंज किया और उस टाइम बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं इसका जो रिस्क है वो बायर के मत्थे पड़ेगा या सेलर के मत्थे पड़ेगा, तो जैसा तुमने आपस में एग्रीमेंट बनाया वैसा। नहीं तो लॉ हमेशा क्या बोलता है, डिलीवरी एड्रेस चेंज करने की वजह से कोई भी नुकसान होगा वो किसके सर जाएगा, बायर के सर जाएगा। सेलर के सर पे डालना है तो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, याद रहेगा। एंड लास्ट, unless otherwise agreed the buyer is not bound to accept the delivery of the goods in installment। ध्यान से, जब तक बायर और सेलर के बीच में आपसी समझौता ना हो, बायर ने अगर 10 आर्टिकल ऑर्डर किया है तो 10 के 10 मुझे चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकता सेलर ठीक है 2 आज भेजता हूँ, 2 कल भेजूंगा, 2 परसों भेजूंगा, इंस्टॉलमेंट में मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बायर नहीं बोल रखा है नहीं आप इंस्टॉलमेंट में भेजो, तो इंस्टॉलमेंट में। समझा? अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी रूल्स मैंने आपको 10 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, रूल्स किसके, डिलीवरी के, ये रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। बायर और सेलर आपसी समझौते के बेसिस में रूल में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक हमारे इस एक्ट का, दैट इज अनपेड सेलर। क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी? अनपेड सेलर। कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देके समझाया था। अनपेड सेलर का मतलब होता है कैसा सेलर जिसका पूरा पेमेंट नहीं किया है बायर ने। जैसे फॉर एग्जांपल निकेत एक आर्टिकल परचेज करने के लिए गया जिसका कॉस्ट था 20,000, निकेत ने सिर्फ 12,000 पे किए और आर्टिकल वहीं पे छोड़ा और क्या बोला, भैया मैं 8,000 लेके आता हूँ 2 घंटे में या 3 घंटे में। समझ में आ रहा? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ अनपेड सेलर, क्योंकि बायर का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। क्लियर है? देखो क्या लिखा है सेक्शन 45, अनपेड सेलर। इन फॉलोइंग केसेस तुम अनपेड सेलर कहलाओगे। पहला, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, पूरा का पूरा प्राइस पे नहीं हुआ है। दूसरा, व्हेन ए कंडीशनल पेमेंट वाज मेड, जब कंडीशनल पेमेंट किया गया है। जब क्या किया गया है बेटा? कंडीशनल पेमेंट किया गया है। क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, 4 राइट है बेटा इसके। पहला, राइट ऑफ लियन। लियन को अंडरलाइन करो और लिखो सिक्योरिटी, गिरवी क्रिएट करना बेटा। लियन का दूसरा वर्ड मीनिंग है सिक्योरिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला है राइट ऑफ लियन, यानी आपकी आर्टिकल के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट कर लेगा कौन? सेलर, क्योंकि आपने अभी तक उसको पैसा नहीं पे किया है। सेकंड पॉइंट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, आपकी आर्टिकल रास्ते में ही वो रुकवा देगा। अगर उसने ऑलरेडी आर्टिकल पार्सल कर दिया है तो ट्रांजिट में ही रुकवा देगा। तीसरा, राइट टू रीसेल, उसके पास पूरा राइट है कि वो आर्टिकल को रीसेल कर सकता है। क्या कर सकता है? वो आर्टिकल को रीसेल कर सकता है। एंड लास्ट, राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी, मतलब आर्टिकल की डिलीवरी को वो विथहोल्ड कर सकता है। विथहोल्ड मतलब तब तक आपको आर्टिकल नहीं देगा जब तक कि आपने उसको पैसे नहीं दिए। याद रहेगा? चलो अब इन चारों चीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आ जाओ, क्या लिखा हुआ था? राइट ऑफ लियन। देखो क्या लिखा है मैंने, अनपेड सेलर in possession of goods sold may exercise his right of lien on the goods, that is keep the goods in possession and refuse to deliver them to the buyer until the payment of price। मतलब अनपेड सेलर आर्टिकल अपने पास रखेगा और तब तक आर्टिकल नहीं देगा बायर को जब तक कि बायर पैसा नहीं देता था। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? राइट ऑफ लियन। क्लियर है? पेज नंबर 62 टॉप पे आ जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना बेटा। ऐसा कौन कौन सा केस है जहां पे राइट ऑफ लियन खत्म हो जाएगा?
ऐसे कौन कौन से केस है जहां पे राइट ऑफ लियन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे? पहले मुझे सवाल का आंसर दो। राइट ऑफ लियन कौन एक्सरसाइज करता है, बायर और सेलर? सेलर एक्सरसाइज करता है। उसका मतलब क्या होता है, सेलर तब तक आर्टिकल नहीं देगा जब तक कि बायर पेमेंट नहीं करेगा। तो लॉ मेकर ने यहां पे क्या बोला, एन अनपेड सेलर इज एंटाइटल्ड टू लियन इन द फॉलोइंग 3 केसेस। पहला वो 3 केस बता रहा हूं जहां पे राइट ऑफ लियन होता है। पहला केस, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी एस्टेपुलेशन एज टू क्रेडिट, यानी अगर तुमने आर्टिकल उधारी पे नहीं दिया है तो सेलर के पास पूरा राइट है कि वो लियन क्रिएट कर लेगा। ठीक है, अगर तुमने उसको बोल दिया होता कि भैया मैं अभी आपको सिर्फ 12,000 का पेमेंट करूंगा, बाकी का 8,000 1 महीने में या 2 महीने में दे दूंगा, तो क्या वो तुझे गुड्स नहीं देगा? देगा। समझा? सेकेंड पॉइंट, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज बीन एक्सपायर्ड। तुम्हें क्रेडिट पे दिया गया था लेकिन वो क्रेडिट पीरियड क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, तो आर्टिकल किसके पोजीशन में चला जाएगा, सेलर के पोजीशन में। एंड थर्ड, वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो आर्टिकल किसके पोजीशन में चला जाएगा, सेलर। अब वो 3 बातें बताने जा रहा हूं जहां पे राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है, जहां पे राइट ऑफ लियन क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। पहला, व्हेन द सेलर डिलीवर्ड द गुड्स टू द कैरियर, बताया था ना, जैसे ही तुमने बेटा कुरियर वालों को आर्टिकल दे दिया तो आर्टिकल डिस्पैच हो गई ना, तो अब राइट ऑफ लियन क्या हो जाता है, खत्म। क्यों? तुम्हारे पास पोजीशन नहीं है तो कस्टडी में कैसे रखोगे? समझा? सेकेंड, when the buyer or his agent lawfully obtain possession of the goods, यानी एजेंसी का केस होगा तो वहां पे लियन बेटा तुम्हारा खत्म हो जाता है। एंड लास्ट, when the unpaid seller waive the right of lien, मतलब सेलर ने खुद से तुम्हें आर्टिकल दे दिया, बोला ठीक है तू ले जा, जब मन करे तब पैसा दे देना, तो गलती किसने की? सेलर ने ना। मैंने क्या बोला था सेलर को कि तुम तब तक पैसा मत पे करना जब तक कि गुड्स ना मिले। समझ में आ गया? याद रहेगा, ये 6 पॉइंट रट के जाना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है लियन में कि कब लियन एक्सरसाइज हो सकता है और कब लियन को कैंसिल करना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट्स मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ में आ गया 6 पॉइंट्स? चलो नेक्स्ट आते हैं, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अब ध्यान से, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब क्या है, सेलर के पास से आर्टिकल बेटा निकल चुकी है, यानी आर्टिकल किसके पास है, ट्रांसपोर्टेशन के पास, तो सेलर के पास पूरा राइट है कि वो ट्रांसपोर्टेशन से आर्टिकल वापस मंगवा सकता है। इसको बोलते हैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देखो क्या लिखा हुआ है, एन अनपेड सेलर हैज अ राइट टू स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट after he has parted with their possession to a carrier company. Hence, the right to stoppage in transit means right to stoppage the goods while they are in transit, resuming possession of them and retaining possession until the payment of the price. यानी आर्टिकल उसने कुरियर कंपनी को दे दिया, वो कुरियर कंपनी से आर्टिकल क्या करेगा बेटा, वापस मंगवा लेगा, और कब तुझे आर्टिकल देगा, जब तूने पैसे पे कर दिए। इसको बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देखो नीचे मैंने दे रखा है कि ये वाला राइट 3 केस में तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। पहला, द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन, तुमने पोजीशन किसी और को दे रखा है। दूसरा, द गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए, गुड्स बायर के पास पहुंच गया ना बेटा, तो ये वाला राइट तुम एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट, द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। ये 3 केस में स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है। रट्टा मार के जाना। अगेन ऊपर वाले केस में क्या बोला, 3 केस में अनपेड सेलर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है और 3 में नहीं कर सकता। स्टॉपेज इन ट्रांजिट 3 केस में होगा, कब, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दूसरा गुड्स ट्रांजिट में है, और तीसरा अभी तक बायर के पास पोजीशन नहीं गया है। एक बार बायर को पोजीशन मिल गया तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा। 3 केसेस मैंने ऐसे लिख के दिए हैं जहां पे ट्रांजिट एंड मान लिया जाता है। अब बताओ, ट्रांजिट जब एंड मान लिया जाएगा तो क्या ये वाला राइट एक्सरसाइज कर पाओगे? नहीं। तो देखो 3 केस में कहाँ ट्रांजिट एंड मान लिया जाएगा। पहला, जब बायर ने डिलीवरी ले लिया, उतना ही अंडरलाइन करो जितना लिखा हुआ है, बायर ऑब्टेन्स द डिलीवरी, बायर ने डिलीवरी ले लिया। दूसरा, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द डेस्टिनेशन द कैरियर एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, यानी अभी तक पोजीशन नहीं दिया है बायर को, लेकिन करियर कंपनी ने किसको बता दिया,
कैरियर कंपनी ने किसको बता दिया, बायर को, कि मैं आपकी आर्टिकल लेके आ चुका हूं, तो अब वहां पे बेटा स्टॉपेज इन ट्रांजिट अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट, इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, इन 3 केस में ट्रांजिट अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो अभी तक हमने अनपेड सेलर के 2 राइट्स पढ़े। पहला राइट, राइट ऑफ लीन, दूसरा राइट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब आजा बेटा तीसरा राइट, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल। ध्यान से बेटा, जनरली ये राइट बायर सेलर के पास तब आता है जब गुड्स पेरिशेबल नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल, निकेत ने आज किसी वेजिटेबल की दुकान पे गया और कुछ वेजिटेबल खरीदे, पैसे नहीं थे, बोला भैया मैं 2 घंटे में आता हूँ, ठीक है, वेजिटेबल वहीं पे छोड़ के गया, क्या वो वेट करेगा? मैक्सिमम कब तक वेट करेगा? 2 घंटे, उसके बाद वो बेच देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने गुड्स को नहीं बेचा तो गुड्स क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो लॉ मेकर सिंपल क्या बोलता है कि राइट टू रीसेल का राइट तब आता है जब गुड्स कैसा होगा, पेरिशेबल नेचर का होगा। लेकिन ध्यान से, जब भी गुड्स को रीसेल करोगे बायर को नोटिस पक्का देना, समझा? विदाउट नोटिस आप रीसेल नहीं कर सकते। दूसरा, व्हेन द राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व इन द कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, जब निकेत ने आर्टिकल खरीदा ना तो सेलर ने साफ साफ बोल दिया भैया 2 घंटे वेट करूंगा, उसके बाद 1 मिनट की देरी में आर्टिकल सेल कर दूंगा और याद रखियो तेरा एडवांस मनी भी वापस नहीं करूंगा। ये किस में लिखा हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट में ना। और निकेत ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन इसको पता था ना, अब गलती इसकी है। समझा? एंड लास्ट, where in exercise of the right of lien or stoppage in transit the unpaid seller gives notice to the buyer of his intention to resell। मैंने पहले ही बताया था, जब भी रीसेल करेगा सेलर तो किसको नोटिस देगा? बायर को बता के फिर रीसेल करेगा, अपने आप से वो रीसेल नहीं कर सकता। लास्ट आता है बेटा राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी। मतलब क्या? प्रॉपर्टी की डिलीवरी वो अपने पास तब तक रखेगा जब तक कि वो पैसा ना दे दे। यानी प्रॉपर्टी वापस कब, प्रॉपर्टी का पोजीशन कब देगा? जब सेलर बायर पैसा दे देगा। अगर बायर ने पैसा नहीं दिया तो अपने पास होल्ड करके रखेगा। चाहो राइट समझ में आ गए? बताओ, अनपेड सेलर का मतलब एक ऐसा सेलर जिसका पेमेंट बायर ने पूरा नहीं किया है। कितने राइट्स हैं? 4। कौन कौन से? पहला, राइट ऑफ लीन, तब तक वो गुड्स नहीं देगा जब तक कि आप पेमेंट नहीं करोगे। दूसरा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर बायर को अभी तक पोजीशन नहीं मिला है वो ट्रांजिट में ही स्टॉप करवा देगा, प्रॉपर्टी वापस मंगवा लेगा। तीसरा, राइट टू रीसेल, लेकिन रीसेल जब भी करेगा नोटिस दिए बिना रीसेल नहीं कर सकते। एंड राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी, तब तक गुड्स अपने पास रखेगा जब तक कि बायर पेमेंट नहीं करते। याद रहेगा? चलिए अब ये आप पढ़ लेना बेटा, डिफरेंस क्या है राइट ऑफ लीन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आगे देखो, एक पॉइंट मैंने लिखा है, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। एक बात मुझे बताओ, अनपेड सेलर का 4 राइट तो है ही है, इसके अलावा 2 स्पेसिफिक राइट बताता हूं बेटा। पहला, वो प्राइस के लिए, पैसे के लिए केस फाइल कर सकता है, और दूसरा डैमेज के लिए केस फाइल कर सकता है। किसके लिए केस फाइल कर सकता है बेटा? प्राइस के लिए और डैमेज के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, प्राइस के लिए कब कब केस फाइल करेगा? जब प्रॉपर्टी पास हो गई है, मतलब पोजीशन मिल गया है, किसको? बायर को। दूसरा, व्हेन द प्राइस इज पेबल ऑन ए सर्टेन डे, यानी प्राइस का पेमेंट फिक्स किया गया था एक डेट, मतलब पोजीशन फिर से पास हो चुका है। एंड तीसरा, व्हेन द बायर हैज रॉन्गफुली निग्लेक्ट टू रिफ्यूज, बायर ने गुड्स लेने से ही मना कर दिया और वो जानबूझ के मना कर रहा है। समझ में आ गया? तो इन 3 केस में सेलर के पास पूरा राइट है कि वो केस फाइल करके क्या लेगा? पैसा रिकवर करेगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ मैंने? सूट फॉर डैमेज, यानी आपकी वजह से, आपके कॉन्ट्रैक्ट के डिले की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? बायर। किससे लेगा? कौन लेगा? सेलर लेगा। किससे? बायर से। याद रहेगा? तो ये था तुम्हारा कंसेप्ट बेटा, अनपेड सेलर। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एक्शनेबल क्लेम। दैट इज एक्शनेबल क्लेम, या आप इसको बोल सकते हो ऑक्शन सेल। क्या हम पढ़ रहे हैं? चलो, सबने मूवी देख रखी है, मूवी में ऑक्शन सेल देखा है? ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है? नीलामी, बोली लगा के आर्टिकल को सेल करना। इंडिया में बहुत सारे ऑक्शन सेल होते हैं बेटा। एक ऑक्शन सेल गवर्नमेंट करवाता है, ठीक है? अच्छा चलो,
आप सबने देखा होगा पुलिस वाले जब कोई एक्सीडेंट होता है तो बाइक कार सीज कर लेते हैं, और सीज करके आपने देखा होगा पुलिस चौकी के पास जमा करके रखा होता है, ठीक है। अब अगर जो क्लेम करने के लिए आया, फाइन वाइन भरा, ठीक है, तो उनको उनकी गाड़ी वापस कर दी जाती है, अदरवाइज आपने देखा होगा सड़ता रहता है, करेक्ट है। कभी आपने अगर ये गोरेगांव का जो फ्लाईओवर है वहाँ पे एक श्मशान घाट है, उस श्मशान घाट के बाजू में देखा होगा बहुत सारे स्क्रैप गाड़ी पड़े हुए हैं, वो सारे स्क्रैप गाड़ी बेटा मुंबई पुलिस की है। मतलब मुंबई पुलिस ने मुंबई के अंदर में जितनी भी गाड़ियाँ सीज कर रखी हैं वो सारा उसी श्मशान घाट के बाजू में जो प्लॉट खाली है उसमें सारा वो स्क्रैप पड़ा हुआ है। वो बेचती नहीं है, पता है कब तक नहीं बेचेगी? 15 ईयर्स। कब तक? 15 ईयर्स। आपको पता है गाड़ी का लाइफ 15 साल होता है। आज आपने अगर कोई नई गाड़ी ली है ना, उसका लाइफ बेटा 15 साल है, मतलब उस गाड़ी को आप 15 साल ही सिर्फ रोड पे चला सकते हो। 15 साल के बाद उस गाड़ी का लाइफ ख़त्म हो जाता है, अब वो गाड़ी आपको सेल करनी पड़ेगी स्क्रैप में। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, क्या बोला? 15 साल के बाद आपको 5 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद गाड़ी फुल कहाँ जाएगी बेटा? स्क्रैप में। गाड़ी फुल कहाँ जाएगी? स्क्रैप में। लेकिन जब आप 15 साल के लिए बाद 5 साल के एक्सटेंशन के लिए जाओगे ना, तो आरटीओ वाले सबसे पहले आपकी गाड़ी की चेकिंग करेंगे। अगर गाड़ी चलने लायक हुई तो ही 5 साल का क्या देंगे? वो एक्सटेंशन, अदरवाइज गाड़ी को स्क्रैप में भेज देंगे। जनरली ये देखा गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है डीजल कार। डीजल व्हीकल जितने भी होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरली डीजल कार में तो गवर्नमेंट ना के बराबर एक्सटेंशन देती है, 15 साल फिक्स है। पेट्रोल कार में एक्सटेंशन मिल जाता है, बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, दोनों कार में एक्सटेंशन मिल सकता है, सब्जेक्ट टू द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है? अच्छा, आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों की पीयूसी होती है, देखा है? पीयूसी सर्टिफिकेट लेते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि पता चले कि आपकी व्हीकल कितनी स्मोक जनरेट कर रही है। क्लियर है? पक्का यहां तक समझ में आ गया? तो ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है कि 2 तरीके से ऑक्शन होती है, एक गवर्नमेंट करवाता है, एक प्राइवेट पर्सन करवाता है। मान लो मैं अपनी प्रॉपर्टी की नीलामी करवा रहा हूं, ठीक है, तो नीलामी करवाने के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करूंगा, किसी न किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे। बताओ उसको क्या बोलते हैं? ऑक्शनर। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्शनर, जो आएगा और मेरी प्रॉपर्टी की नीलामी करवाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, अपन क्लास की नीलामी करवा रहे हैं। अब क्लास की नीलामी में बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे एसेट हैं। फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्डिंग जिसमें कर रहा हूँ मोबाइल वो है, फिर बेंचेस हैं, फैन है, एसी है, सबकी नीलामी अलग अलग। ध्यान सुनना, हर एक आर्टिकल का अपने आप में वजूद है। जितनी भी आर्टिकल होती है ना बेटा, सबका एक बिड प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं बेस प्राइस, और उस बेस प्राइस के ऊपर बिडिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे बोलते रहते हैं ना, अब किसी ने बेस प्राइस पे कोट किया 2000, बेस प्राइस ही था 2000, उसने कोट किया 2000, तो सामने वाला जो बंदा होगा जो ऑक्शन करवा क्या बोलेगा? 2001, 2002, 2 के बीच में किसी ने बोल दिया 3000, अब वो क्या बोलेगा? 3001, 3002। किसी ने बोल दिया 5000, तो वो क्या बोलेगा? 5001, 5002, 5003, खत्म, कहानी वहीं पे खत्म है। 3 हो गया, मतलब जिस पर्सन ने 5000 की कोटिंग की, आर्टिकल उसकी। क्लियर है? इमेजिन वीरू भी ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी के नीलामी में गया, इसको एक घर लेना था 1 BHK के, तो इसकी नीलामी में बैठा, बेस प्राइस थी बेटा घर की 5 लाख। घर की बेस प्राइस कितनी थी? 5 लाख, ठीक है। वीरू ने पहला कोट किया 6 लाख, यानी 1 लाख से इसने इनहांस कर दिया। उसके बाद कुशल ने कोटिंग कर दिया 7 लाख, ठीक है। उसका शुभम ने बोल दिया 10 लाख, सीधा शुभम कहाँ पहुँच गया? 10 लाख पे, करेक्ट है। इसके बाद 10 लाख के बाद निकेत ने बोला 10 लाख 1, 10 लाख 1 रुपया। क्या ये बिडिंग एक्सेप्टेबल है? यस। 50 पैसा भी ज़्यादा होगा ना बेटा तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद बेटा सोमेश बोल रहा है 15 लाख, और वीरू ने उसके बाद लास्ट कोट किया 16, उसके बाद सब चुप। कौन फंस गया? वीरू, मतलब उसको 16 लाख में आर्टिकल लेनी पड़ेगी। अच्छा ध्यान से, जैसे ही 16 लाख पे 3 बार हैमर बज गया, डील पक्की। अब क्या वीरू मना कर सकता है मैं नहीं ले रहा आर्टिकल? नहीं बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। तो ध्यान से, आर्टिकल कब आपके हैंड ओवर की जाएगी? जब फॉल ऑफ हैमर, 3rd फॉल ऑफ हैमर होगा उसके बाद, या 3 बार हाँ या ना, वो जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है वैसा बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, ऑक्शन सेल मीन्स अ पब्लिक सेल वेयर इंटेंडिंग बायर असेंबल एट अ वन प्लेस
एंड ऑफर द प्राइस एट विच दे आर रेडी टू बाय। अच्छा एक बात बता, ऑक्शन सेल का एडवर्टीजमेंट तूने देखा था न्यूज़पेपर में, 15 तारीख को ऑक्शन है, कहाँ पे? तो मान लेते हैं जुहू बीच पे। 15 तारीख को ऑक्शन है कहाँ पे? जुहू बीच पे, करेक्ट है? अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ नालायक। 15 तारीख को ऑक्शन है जुहू बीच पे, लेकिन तुम पहुंचे 15 तारीख को और वहां पे ऑक्शन ही नहीं हुआ। जल्दी से बताओ, क्या केस फाइल करोगे? कितने बच्चों को लगता है केस फाइल कर सकते हैं? 15 तारीख को ऑक्शन था बट 15 को ऑक्शन हुआ ही नहीं। ध्यान से याद रखना बेटा, ये इनविटेशन टू ऑफर है और इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मॉल वगैरह में बेटा वो जो कपड़े वगैरह लगे रहते हैं या शोपीस में जो कपड़ा लगा रहता है, वो शोपीस में कपड़ा लगा हुआ था, तुम्हें पसंद आ गया, बोला नहीं मुझे यही कपड़ा चाहिए, दुकानदार बोला नहीं दे रहा मैं तो, क्या उसके ऊपर केस फाइल करोगे? नहीं, वो सब क्या है बेटा? इनविटेशन टू ऑफर। याद रहेगा? तो ऑक्शन सेल इज इनविटेशन टू ऑफर। अब देखो इसका रूल क्या क्या है। पहला, द ऑफर ऑफ द प्राइस इज नोन एट बिड प्राइस, या आप इसको बेस प्राइस बोल सकते हो बेटा। जो पर्सन बिड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बिडर। द ओनर ऑफ द गुड्स मे हिमसेल्फ सेल देम बाय ऑक्शन और अपॉइंट ए पर्सन, वो तो खुद ऑक्शन करवा सकता है, किसी को अपॉइंट कर ले। द पर्सन सो अपॉइंटेड, क्या बोलते हैं उसको हम? ऑक्शनर। द रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड ऑक्शनर इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक बात बताओ, मैं अपनी गुड्स की नीलामी करवा रहा हूं तो मैं कौन? प्रिंसिपल। और जो नीलामी करने के लिए आया वो कौन? एजेंट। नेक्स्ट आ जाओ। इन एन ऑक्शन द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ऑक्शन में आर्टिकल किसको दी जाएगी? जिसने सबसे हाईएस्ट बिड किया होगा, आर्टिकल उसी की। एंड लास्ट, इट मे बी नोटेड दैट an advertisement to sell the goods by auction is simply an invitation to the public to make offer and not an offer to sell। पहले बताया था, जब हम ऑक्शन का इनविटेशन देते हैं ये इनविटेशन टू ऑफर होता है, कोई सेल नहीं होता, कोई आपके साथ हमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। याद रहेगा? नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, कुछ रूल्स लिखे हुए ऑक्शन के। पहला, where the goods are put up the sale in lot, each lot is prima facie deemed to be the subject of a separate contract। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे क्लास में इतनी सारे एसेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? बेंच का एक लॉट बनाएंगे, फैन का एक लॉट बनाएंगे, एसी का एक लॉट बनेगा, मोबाइल का एक लॉट बनेगा, ठीक है? तो ये सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिकल किस में बेची जाएगी? लॉट में सेल की जाएगी। नहीं होता, कभी नहीं होगा। हमेशा आर्टिकल जब भी ऑक्शन में जाएगी वो लॉट्स में जाती है। जैसा मतलब हाउस का हो रहा है, हाँ, तो उसमें तो सब फर्नीचर, ओ फर्नीचर साइड किया जाएगा, बर्तनें साइड की जाएगी। तो लैंड कर देंगे, अभी कोई प्लॉट है, प्लॉट में बंगलो बनाया हुआ है। ओह, सिर्फ बेटा बंगलो का वो होता है, प्लॉट का ऑक्शन नहीं होता, नालायक। नेक्स्ट आता है बेटा, लेकिन हाँ वो प्लॉट ही बंगलो के साथ बिकने वाली है तो बेटा दोनों का एक साथ ही ऑक्शन होता है, फुल लैंड के साथ ऑक्शन होता है। लेकिन अगर कोई मैं फ्लैट सेल कर रहा हूँ, जैसे इस बिल्डिंग में फ्लैट की ऑक्शन होगी तो लैंड का थोड़ी ऑक्शन होगा, ओनली फ्लैट का होगा। समझा? नेक्स्ट आ जाओ। अ सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर। वो फेल ऑफ हैमर नहीं है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो फॉल ऑफ हैमर है। या फिर वो 1 2 3 करके बोल सकता है। हाँ, तो अब गाड़ी स्क्रैप में डालती है, दूसरा लोग देती है पैसा वापस। हाँ, कबाड़ी वाले जब लेके जाते हैं तो मिलता है ना। वजन के हाँ, अभी 2025 तक ऐसा बोल रहे कि डीजल गाड़ी बैन करना है, हमारे पास में डीजल है, बैन कर दिया तो वो स्क्रैप में तुम्हें बेचना पड़ेगा, कबाड़ वालों को दे दो, या गवर्नमेंट का स्क्रैप का साइट होता है वहाँ पे डाल दो, 1,50,000 जो भी मिल जाए। गाड़ी कटिंग हो जाती है। क्या? गाड़ी कटिंग हो जाती है। हाँ, फिर गाड़ी कटिंग हो जाती है, फिर गाड़ी उसी लोहे को फिर गला के फिर दोबारा गाड़ी बनाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। Until the announcement of a completion of sale is made by any bidder may withdraw his bid। जब तक बेटा फॉल ऑफ हैमर नहीं होता है कोई भी बिडर अपना बिड विथड्रॉ कर सकता है, लेकिन एक बार फॉल ऑफ हैमर हो गया अब तुम अपना बिड विथड्रॉ नहीं कर पाओगे। A right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, or where such right is expressly so reserved, the seller or any one person on his behalf may bid at the auction। ध्यान से बेटा,
एक बात बताओ, मेरी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, क्या मैं खुद बिड में बैठ सकता हूँ? अच्छा, मैं किसी को बैठा सकता हूँ? यस। कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऑक्शन नहीं करवाना, लेकिन गवर्नमेंट ज़बरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करवाना चाहता है, तो मैं बिड को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी को बैठा दूंगा, ताकि उसका काम सिर्फ क्या रहेगा, बिड को हाइप करते रहना, हाइप करते रहना, हाइप करते रहना। एक हाइप तक जाके फिर वो ऑक्शन अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाता है, यानी मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास ही आ जाएगी। ऐसा ही सेम अगर इस सिचुएशन को समझना है ना बेटा, एक मूवी थी ओम जय जगदीश, ठीक है, उस मूवी के एंड सीन में भी यही सेम दिखाया गया है कि सेम प्रॉपर्टी के बिडिंग करने के लिए वो खुद के बंदे को बैठाता है, और उसमें हीरो अनिल कपूर है और फिर अक्षय कुमार है और एक और बंदा है, नहीं अक्षय कुमार है, अभिषेक बच्चन और एक और पर्सन है, कोई याद नहीं मुझे। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट, where a sale is not notified to be subject to a right or to a bid on behalf of a seller, it shall not be a lawful for the seller to bid himself or to employ any person। ध्यान से बेटा, जब तुम ऐसा करने वाले हो ना तो पहले ही बता देने का, जब ऐसा करने वाले हो तो पहले ही बता देने का। अगर आपने बिना बताए किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बैठा दिया ना, सारा बिड आपका वॉइड माना जाएगा। मतलब तुम अपने बिड को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो या बिड में कोई भी पर्सन को अपना बैठाना चाहते हो, तुम्हें पहले ही बताना पड़ेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उसके रिगार्डिंग तो तुम नहीं बैठा सकते, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। याद रहेगा? तो ये कुछ रूल्स है किसके रिगार्डिंग बेटा, बिडिंग के रिगार्डिंग। क्लियर? अब सुनो, हमारा पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेटा खत्म हो गया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, इम्पॉर्टेंट है अनपेड सेलर, जो सबसे ज़्यादा आएगा आपके एग्जाम में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का पूरा बेटा चारों। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिलीवरी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, डिलीवरी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, डिलीवरी। नेक्स्ट, तीसरा जो आपका बेटा इंपॉर्टेंट है इसमें वो है गुड्स, वो है गुड्स। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका गुड्स, यानी गुड्स के काइंड कितने हैं, सारे। और चौथा एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी। ये चार टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ओनली ये चार टॉपिक। कौन कौन से चार टॉपिक बोले, लास्ट टाइम दोबारा बोल देता हूँ। अनपेड सेलर, डिलीवरी, गुड्स, इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी। क्लियर? बहुत कुछ बच गया बेटा, पूरे चैप्टर में बहुत था। गुड्स की डेफिनेशन थी, सेल्स की डेफिनेशन थी, सेल्स के फीचर्स थे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेल और हायर परचेज में डिफरेंस था। टोटल मैंने 14 टॉपिक पढ़ाए हैं। 14 में से सिर्फ इम्पोर्टेंट कितना बताया, 4। 10 टॉपिक बाकी है। नहीं पढ़े चलेगा नहीं, मतलब गो थ्रू तो सबको करना है। 10 कम पढ़ते हैं।